गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल तक हम लोग आहार नाल पूरा पढ़ लिए थे। आहार नाल में मुख्य एवं मुख्य गुहा, फेरिंग्स, ओसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के बारे में पढ़ चुके थे। तो बोले थे कि जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा पाचन ग्रंथि होगा और आज हमें पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल से जो जुड़ी हुई निम्नलिखित पाचन ग्रंथियां हैं उनमें से पहला है लार ग्रंथि। पहला क्या है? लार ग्रंथि। इसको इंग्लिश में हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। पहला है लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। समझते हैं। मनुष्य के मुख गुहा, आपको मालूम है मुख गुहा ये है, देखिए मुख गुहा है ना, ये है मुख गुहा, मुख, और इसके पीछे की ओर पोर्शन को बोले थे मुख गुहा। ये मुख गुहा है ना। आगे तो मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि के द्वारा लार का स्राव होता है, हाँ या ना? तो चलिए, लार ग्रंथि पहला था। पाचन ग्रंथि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। पाचन ग्रंथि टॉपिक में सबसे पहला जो है वो है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में हम पढ़े कि लार ग्रंथि के द्वारा जो स्राव होगा वो किसका होगा? लार का। लार का निर्माण 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये जो सलाइवा जो है, इसको इंग्लिश में हम सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा जो है, इसका निर्माण जो होता है वह 3 जोड़ी लार ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसमें से पहला है पैरोटीड, दूसरा है सबलिंगुअल और अगला है सबमेंडिबुलर। फिर से पाचन ग्रंथि टॉपिक है। पाचन ग्रंथि में सबसे पहला जो ग्रंथि है वो है हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड में जो लार ग्रंथि से जो है उसमें से लार का स्राव होता है, और जो लार जो है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि के द्वारा मिलकर बना हुआ है, पैरोटीड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। क्लियर है? पहला स्लाइड में यही था। डन। नेक्स्ट अगला है जठर ग्रंथि। जो दूसरा नंबर पर है वो है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो जठर ग्रंथि है ये क्या है? आमाशय के म्यूकोसा स्तर में अनेक सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है, जिनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है? स्राव। क्या हम इसे शॉर्ट में ये बात बोल सकते हैं कि जठर ग्रंथि के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है? अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का, तो ये क्या है? म्यूकोसा स्तर में पाया जाता है, आमाशय के म्यूकोसा स्तर में। आपको आमाशय पता है? दोनों पार्ट देखे हैं आमाशय में, हम आपको दिखाए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक चैप्टर में किया हुआ है। आज हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में आप पढ़े होंगे आमाशय के बारे में। तो उसमें हम बताए थे कि जो आमाशय है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, जिसका लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। बताए थे डायफ्राम के जस्ट ऊपर मौजूद होता है, सॉरी डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है, और ये अनुप्रस्थ दिशा में बाईं ओर फैला हुआ होता है। ठीक है। इसका 3 प्रकार होते हैं, मतलब इसका 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जठर ग्रंथि क्या है? ये आमाशय के म्यूकोसा स्तर में पाया गया जो कि सरल नलिकाकार ग्रंथि है, वो है जठर ग्रंथि, जिससे गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। ठीक। तीसरा है यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत पढ़ लेते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वह कौन है? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि है पूरे आहार नाल में। फिर पाचन ग्रंथि में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह है यकृत। ध्यान से समझिए, रिलैक्स होकर समझिए। आप अभी पाचन ग्रंथि टॉपिक पढ़ रहे हैं।
पाचन ग्रंथि में सबसे पहला जो आप पढ़े वह पढ़े लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या था? लार ग्रंथि में लिखा हुआ था कि मुख गुहा से, ठीक है, मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है और लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। तो जो लार होता है वो 3 जोड़ा लार ग्रंथि से मिलकर बना हुआ है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि से मिलकर बना हुआ है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। दूसरा पढ़े जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जब हम पढ़े तो उसमें हम आपको बताएं कि ये आमाशय के म्यूकोसा स्तर में पाया जाता है, जहां पास म्यूकस बहुत सारा होता है। तो इसमें सरल नलिकाकार ग्रंथि है जठर ग्रंथि, जिससे गैस्ट्रिक रस का या जठर रस का स्राव होता है। और अगला है यकृत। यकृत में हम पढ़े कि यह सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है। तो ये जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है और जिसका वयस्क में भार जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। क्या हम इस बात को 1200 से 1500 ग्राम लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो इसका मतलब 1.2 से लेके 1.5 1.5 किलो तक का वजन होता है वयस्क में, अडल्ट में, ठीक है, वयस्क। आगे, यह गहरे लाल या भूरे रंग की क्या है? ग्रंथि। कौन है? यकृत की जठर ग्रंथि? यकृत। यकृत है। तो जो यकृत है यह गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है, जिसका भार 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम है और यह सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। क्लियर है? इसमें पालिकाएं पाई जाती हैं। यकृत में पालिकाएं पाई जाती है। यकृत की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो यकृत है यह सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि तो है, जिसमें से इसका जो भार है 1.2 से लेके 1.5 केजी तक है, 1200 से लेके 1500 केजी 15 ग्राम तक, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि गहरा लाल और भूरे रंग का क्या है? ग्रंथि है। गहरा लाल और भूरे रंग का ग्रंथि है कौन? यकृत। कौन है? यकृत। पालिकाएं इसमें पाई जाती है, लोब्यूल्स पाया जाता है। तो जो पालिका होता है वह यकृत का छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या हम इस चीज को फंक्शनल लिख सकते हैं और क्या हम इस चीज को स्ट्रक्चरल लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो यकृत का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है वो है पालिका। क्या है? बालिका, पालिका। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रत्येक पालिका। अच्छा, पालिका क्या था जो अभी यहां लिखा हुआ था? पालिका जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है यकृत का, पालिका बोले थे उसको, है ना। तो प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक परत से ढकी होती है। संयोजी ऊतक का एक परत से ढका हुआ होता है जिसका नाम है ग्लिनसन्स कैप्सूल। क्या नाम है? ग्लिनसन्स कैप्सूल। फिर से यकृत के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। यकृत में हम क्या पढ़े कि यह सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका भार 1.2 से 1.5 केजी, 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक का वजन होता है वयस्क में। ये गहरा लाल और भूरे रंग का ग्रंथि है। गहरा लाल और भूरे रंग का ग्रंथि है कौन? जठर ग्रंथि? नहीं, यकृत। कौन है? यकृत। फिर इसमें पढ़े कि जो पालिका है इसका, वह पालिका यकृत का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्लियर है? हाँ या ना? तो उसी में पढ़े कि जो पालिका है वो संयोजी ऊतक का एक परत से ढका हुआ है। मतलब वो किससे ढका हुआ है? संयोजी ऊतक का परत से ढका हुआ है, जिसका नाम ग्लिनसन्स कैप्सूल है। क्या नाम है? ग्लिनसन्स कैप्सूल। यहां तक कोई डाउट अगर है तो फिर से बैक करके देख लो वीडियो, ठीक है। अगला, यकृत की कोशिकाओं द्वारा
पीता का स्राव होता है ना, पिता, FATHE और फादर, नहीं नहीं नहीं, पीत का, बाइल का, किसका स्राव होता है? पीत का। तो पीत का स्राव कौन करता है? यकृत का कोशिका। यकृत के कोशिका के द्वारा पीत का स्राव होता है, जो यकृत नलिकाओं द्वारा होता हुआ कहाँ चल पहुंचता है? पीताशय में। फिर से, यकृत की कोशिका के द्वारा पीत का स्राव होता है, वह यकृत का जो कोशिका होता है वो पीत का स्राव करता है, जो यकृत नलिका के द्वारा होता हुआ कहाँ जाता है? पीताशय में। कहाँ? पीताशय में। अब पीताशय यकृत के उदर तरल पर पाई जाने वाली नाशपाती के आकार का नीले रंग का थैलीनुमा रचना है। कौन है? पीताशय। कौन है? पीताशय। यहां तक कोई डाउट? तो जो पीताशय है वह क्या है कि अर्ध तरल भाग में पाया जाता है और नाशपाती के आकार का और नीले रंग का एक ग्रंथि है, थैलीनुमा रचना है, वो कौन है? पीताशय। क्लियर है? 1 मिनट। तो इसमें हम पढ़े कि जो यकृत है वह सबसे बड़ा भाग है, बड़ा पाचन ग्रंथि है मतलब, और इसका भार 1.2 से 1.5 kg तक का है। इसका रंग गहरा लाल और भूरे कलर का है। इसमें एक पालिका पाया जाता है, मतलब बहुत सारे पालिका होते हैं, लेकिन यकृत में पालिका पाया जाता है जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्लियर है? तो जो पालिका है उस संयोजी ऊतक का एक परत से ढका हुआ होता है जिसका नाम होता है ग्लिनसन्स कैप्सूल। अब यकृत के कोशिका के द्वारा पीत का स्राव होता है और यह जाकर पहुंचता है पीताशय में, और जो पीताशय है वह उधर तरल भाग में उपस्थित होता है और यह नीले रंग का नाशपाती के आकार का और थैलीनुमा रचना है जो कि है पीताशय। यहां तक पूरा कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो फिर से बैक करके अच्छे से उसको प्रॉपर समझिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाने के दौरान आपको भी कोई डाउट रह सकता है। क्योंकि अगर बायो एक ऐसा विषय है कि अगर आप इसको समझ जाते हैं, अगर इसका कोई पॉइंट पहले वाला आपको याद होता है तो आगे कंटिन्यू आपको याद होते चला जाएगा। इसमें कुछ मानना नहीं होता है, मान के भी क्या ही करिएगा। हाँ, इसमें नहीं मानना है कि माना पीत बराबर H और पीताशय बराबर Y और दोनों को मिला देंगे तब बन जाएगा हलवाई। ऐसा नहीं, ठीक है? ये बायो है, बायो को याद करिए और समझिए। आइए, अगला है आग्नेयाशय। क्या है? आग्नेयाशय। आग्नेयाशय देखते हैं। आग्नेयाशय अमाशय तथा ड्यूडेनम। 1 मिनट। अमाशय पेट, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो 30 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा। इसका 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कुछ कुछ याद आ रहा है? देखिए हम रिवाइज भी करवा रहे हैं आप लोग पहले वाला, ठीक ना? बाद में मत बोलिए टेस्ट में कम नंबर नहीं आना चाहिए। अमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच पाया जाने वाला दूसरा बड़ा ग्रंथि। अच्छा, दूसरा जो बड़ा पाचन ग्रंथि है वो है आग्नेयाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। लेकिन 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 पहला नंबर पर कौन है सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि? यकृत। कौन है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं और आग्नेयाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। क्लियर है? वही लिखा हुआ है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में। अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है आग्नेयाशय, और यह दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है। नेक्स्ट, आग्नेयाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित मतलब कि मिक्स बोल सकते हैं आप। एक मिश्रित ग्रंथि है। बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी रस का स्राव होता है और अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्राव होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें बहिस्रावी बाहर से भी स्राव होता है, अंदर से भी स्राव होता है। तो जब बाहर और अंदर दोनों से स्राव होता है तो इसको मिला दिया गया, तो इसको बोला गया मिश्रित ग्रंथि। फिर से आग्नेयाशय जो है यह दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है। डन है यहां तक? तो जो दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है
तब यहाँ पास एक चीज और याद रखना है कि यह मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि है, कैसे है? क्योंकि जो मिश्रित ग्रंथि है यह बहिस्रावी के भी रूप में रस का स्राव कर रहा है और अंतःस्रावी के भी रूप में। तो जो बाहर से मतलब बहिस्रावी जो कर रहा है वह बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी रस को स्राव कर रहा है और अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागोन को स्राव कर रहा है। किसको किसको कर रहा है? इंसुलिन और ग्लूकागोन को। क्लियर है? इनकी कोशिकाएं पालिकाओं में संगठित होकर रस का क्या करती है? स्राव। पालिकाओं में संगठित होकर बहुत सारा पालिका एक ग्रुप में आ जाता है, फिर किसका स्राव करता है? रस का स्राव करता है। तो इसका मतलब हमको एक चीज तो पता चला जो आप लोगों को 10th क्लास में पता था कि अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। ये बात तो आप जानते थे, लेकिन यहाँ एक चीज और है। इसमें अब आपको एक चीज और पता चल गया कि अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस तो निकलता ही है, इसके साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन भी निकलता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन। लेकिन अब यहाँ एक चीज और आपको नया चीज जानने के लिए मिला क्लास 11th में कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, जो कि 10 में आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि बहिस्रावी के भी रूप में कुछ न कुछ का स्राव करता है और अंतःस्रावी के भी रूप में कुछ न कुछ का स्राव करता है। तो जो बहिस्रावी के रूप में स्राव करता है उसको बोला गया अग्नाशयी रस, और अंतःस्रावी के रूप में जो करता है वो हुआ इंसुलिन और ग्लूकागन। क्लियर है? चलिए अगला है आंत ग्रंथि। कितना आसान है। आंत ग्रंथि के द्वारा किसका स्राव होता होगा? आंत रस का। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस का। क्लियर है? देखिए छोटी आंत में विलाई, आप जानते हैं विलाई क्या होता है? विलाई है ना, CAT कैट मतलब विलाई नहीं, दूसरा है ये VILLI है विलाई। CAT कैट मतलब बिल्ली होता है ना। छोटी आंत में विलाई के बीच में आंत ग्रंथि पाया जाता है। छोटी आंत में विलाई, छोटी आंत का भाग 3 भाग में बटा गया है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। भोजन का अधिकांश पाचन इलियम में होता है। याद आ रहा है कुछ? पार्ट 2। ठीक, तो छोटी आंत में विलाई के बीच में आंत ग्रंथि पाया जाता है जिससे आंत रस का स्राव होता है। हम अभी तुरंत बताएं कि आंत ग्रंथि के द्वारा आंत रस का स्राव होता है। इसे सकस इंट्रिकस भी कहते हैं। ये जो आंत रस है जो यहाँ से स्राव हो रहा है आंत ग्रंथि से, उसको हम सकस इंट्रिकस भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सी। अच्छा हम लोग 2 चीज पढ़ लिए, ए में था आहार नाल, बी में था पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि में क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। पाचन ग्रंथि में पढ़े सबसे पहला लार ग्रंथि, दूसरा पढ़े जठर ग्रंथि, तीसरा पढ़े यकृत, चौथा पढ़े अग्नाशय और पांचवा पढ़े आंत ग्रंथि। याद है लार ग्रंथि में क्या पढ़े? जो लार ग्रंथि होता है वो क्या है? इससे लार का स्राव होता है। 3 जोड़ी लार इससे निकलते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, तीनों से मिलकर लार का निर्माण हुआ है। अगला था जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक रस या जठर रस का स्राव होता है। तीसरा था यकृत। यकृत में तुमने क्या पढ़ा भैया? यकृत में पढ़ा कि जो यकृत है वह सबसे बड़ा भाग है जिसका वयस्क में भार 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। 1200 ग्राम से 1500 ग्राम होता है। यह गहरा लाल और भूरे रंग का ग्रंथि है। बताएं। और इसके लास्ट में लिखा हुआ था कि पालिका जो होता है यह यकृत का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फिर स्लाइड चेंज हुआ था और लिखा हुआ था कि जो पालिका होता है वो संयोजी ऊतक का एक परत से ढका हुआ होता है जिसको ग्लिनसन्स कैप्सूल कहते हैं, लिखा हुआ था। फिर आगे लिखा हुआ था कि ये जो होता है इससे यकृत की कोशिका से पीत का स्राव होता है, अपीत का स्राव होता है और फिर अर्ध तरल भाग में पित्ताशय पाया जाता है जहां पास वह पहुंचता है। और पित्ताशय हल नीले रंग का ग्रंथि है। पित्ताशय थैलीनुमा रचना है और पित्ताशय नाशपाती के आकार का रचना है।
क्लियर है। उसी के आगे लिखा हुआ था अग्नाशयी, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है, और अग्नाशय जो है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है जिससे अग्नाशय रस का स्राव होता है। इसमें एक चीज हम और पढ़े कि जो अग्नाशय है वह मिश्रित ग्रंथि का काम करता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि बहिस्राव के रूप में भी और अंतःस्राव के रूप में भी कुछ न कुछ का स्राव होता है। तो जो बाहर से स्राव होता है वो है आपका अग्नाशयी रस, और जो आंतरिक से स्राव होता है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन। अगला है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से आंत रस का स्राव होता है, और इसको हम सक्कस इंट्रिकस भी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए तीसरा पढ़ते हैं, भोजन का पाचन। क्या टॉपिक नाम है? भोजन का पाचन। इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। चलिए अब यहाँ पास समझते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है, यह कोशिका के अंदर हो रहा है कि कोशिका के बाहर? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भोजन को खा रहे हैं और खाने के बाद वह अंदर जा रहा है, ठीक है, तो कोशिका में जा रहा होगा, तो ये गलत है। इसलिए क्योंकि आपको शुरू में ही बताया गया कि जो आहार नाल है एक नलीनुमा रचना है। अब जो नलीनुमा रचना है तो वह उसका पाचन, उसका अवशोषण जो भी हो रहा है वह उस आहार नाल के भाग में हो रहा है। और आहार नाल एक नलीनुमा रचना है जो मुख गुहा से गुदा तक का फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यह अंतःकोशिकीय नहीं, बाह्यकोशिकीय मतलब बाहरी कोशिकीय होगा। ठीक है। तो भोजन का पाचन ये जो है बाह्य कोशिकीय है। पढ़ लेते हैं। मनुष्य में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है क्योंकि एक नली में होता है, ना कि कोशिका में। अभी हमने आपको बताया। पहला है मुख गुहा। ये पूरा ओरल कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये मुख गुहा में नाक में डाल लेते हैं। ये मुख गुहा है ना? नहीं, ये है मुख गुहा। मुख गुहा से शुरू होता है जहां दांत भोजन को चबाते हैं और जीभ लार से मिल जाती है। 1 मिनट। दांत, दांत पढ़े? दांत कितना प्रकार के? 4। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद है? स्थायी दांत 4 प्रकार के, टोटल संख्या 32। सामने का 4 दांत इंसाइजर, उसके बगल वाला केनाइन, उसके बगल वाला प्रीमोलर, उसके बगल वाला मोलर। अच्छा, जीभ। जीभ एक मांसल रचना है जिसमें पैपिला पाया जाता है, जो स्वाद के लिए उसमें पाया जाता है, जो भोजन को स्वाद को बताता है। याद है? कुछ कुछ याद आ रहा है? कुछ कुछ अगर आप वीडियो देखे हैं तो याद आ रहा होगा, और नहीं देखे हैं तो शुरू से देख लीजिए। बहुत आसान चैप्टर है, ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान चैप्टर कैसे हो सकता है, हम यही सोचते हैं। आगे, पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है जहां दांत भोजन को चबाते हैं और जीभ लार से मिलाती है। लार में NaKCl HCO3 आयन और एमाइलेज जो टाइलिन के रूप में होता है, यह एंजाइम होता है। फिर से, लार में सलाइवा में जल, Na सोडियम, K पोटासियम, Cl क्लोरीन, HCO3 आयन और एमाइलेज जो कि होता है टाइलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। लार जो होता है उसमें जल, NaKCl HCO3 आयन पाया जाता है, और इसमें एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा एमाइलेज? टाइलिन। कौन सा एमाइलेज? टाइलिन। एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं? माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं? माल्टोज में।
चलिए, लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। लार का पीएच मान होता है 6.8। स्टार्च और एमाइलेज मिलकर बनाता है डेक्स्ट्रीन और माल्टोस बनाता है। तो स्टार्च और एमाइलेज मिलकर बनाते हैं डेक्स्ट्रीन और माल्टोस। डेक्स्ट्रीन और क्या बनाते हैं? माल्टोस। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टमक, पेट। देखो स्टमक, स्टमक है ना। चलिए, नहीं यहां नहीं होता स्टमक। भोजन के अमाशय में पहुंचते ही गैस्ट्रिक ग्रंथि गैस्ट्रिक रस स्राव करती है। एक बात बोले, कहीं पास ही गैस्ट्रिक रस आया है और वह टॉपिक का नाम है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में दूसरा नंबर पे था जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में लिखा हुआ था अमाशय के म्यूकस स्तर में सरल नलिकाकार रचना वाला ग्रंथि है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि, और इसे स्राव होता है गैस्ट्रिक रस या जठर रस। तो देखो ना, लिखा हुआ है गैस्ट्रिक ग्रंथि से गैस्ट्रिक रस स्रावित करती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होता है। कितना प्रकार का कोशिका होता है? 3 प्रकार का। अमाशय में जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्राव करता है, जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्राव करता है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, म्यूकस कोशिका, पेप्टिक कोशिका और ऑक्जेंटिक कोशिका। म्यूकस कोशिका, पेप्टिक कोशिका और ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, फिर से अमाशय जो है, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथि मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि के द्वारा गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है। जो रस होता है वह 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, या उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, म्यूकस कोशिका, पेप्टिक कोशिका और ऑक्जेंटिक कोशिका। म्यूकस, पेप्टिक, ऑक्जेंटिक, म्यूकस, पेप्टिक, ऑक्जेंटिक, म्यूकस, पेप्टिक, ऑक्जेंटिक, म्यूकस, पेप्टिक और ऑक्जेंटिक। 3 प्रकार की कोशिका है गैस्ट्रिक जूस का। अगला, जो म्यूकस कोशिका होता है वह म्यूकस का स्राव करता है। जो पेप्टिक कोशिका होता है पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। ऑक्जेंटिक कोशिका जो होता है वो HCl का स्राव करता है। म्यूकस कोशिका जो होता है वह म्यूकस का स्राव करता है। म्यूकस कोशिका जो होता है म्यूकस का स्राव करता है। म्यूकस कोशिका जो होता है म्यूकस का स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका जो होता है पेप्सिनोजेन स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका जो होता है पेप्सिनोजेन स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका जो होता है पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। और ऑक्जेंटिक कोशिका जो होता है वो HCl का स्राव करता है। ऑक्जेंटिक कोशिका जो होता है वो HCl का स्राव करता है। ऑक्जेंटिक कोशिका जो होता है वो HCl का स्राव करता है। तीनों में बहुत आसान है। अब यहाँ पास आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार के कोशिका, म्यूकस कोशिका, पेप्टिक कोशिका और ऑक्जेंटिक कोशिका। म्यूकस कोशिका म्यूकस का स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। ऑक्जेंटिक कोशिका HCl का स्राव करता है। HCl का पूरा नाम क्या हुआ? कोई बता सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है ना। HCl का H+ आयन पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। H+ आयन जो है ना पेप्सिनोजेन को किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में। तो क्या हम यह बात को बोल सकते हैं कि जो पेप्सिनोजेन होता है H+ के प्रेजेंस में पेप्सिन में बदल जाता है? ठीक, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक संग्रहित रहता है। 4 से 5 घंटा तक भोजन जो है वो स्टोर रहता है और पेशीय संकुचन से गैस्ट्रिक रस में मिलकर
काइम बनाता है। जब भोजन गैस्ट्रिक रस से मिल गया, आप जो भी खाए हैं, जो भी खाना खाए हैं, वो गैस्ट्रिक रस से अगर मिल गया तो उस भोजन का अब नाम काइम हो गया। क्या हो गया? काइम। फिर से, भोजन अमाशय में 4 से 5 घंटा तक जमा हो गया, 4 से 5 घंटा तक यहाँ रहेगा। रहने के बाद इसमें पेशीय संकुचन होगा। जब भोजन का संकुचन होगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, तो गैस्ट्रिक रस से मिलेगा। अब जब गैस्ट्रिक रस से मिल गया तो वही भोजन का नाम अब काइम है। क्या नाम है? काइम। नेक्स्ट, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय मतलब एसिडिक, है ना, अम्लीय माध्यम में पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोज में बदलता है। यहां पास लिखा हुआ है, जो पेप्सिनोजेन होते हैं वो पेप्सिन में बदल जाते हैं, जो प्रोटीन और पेप्सिन होते हैं वह पेप्टोन्स और प्रोटियोज में बदल जाता है। फिर से, जो पेप्सिनोजेन होते हैं वो पेप्सिन में बदल जाते हैं, जो पेप्सिनोजेन होते हैं वो पेप्सिन में बदल जाते हैं। प्रोटीन प्लस पेप्सिन यह मिलकर पेप्टोन्स और प्रोटियोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु, नवजात शिशु बहुत छोटा, ठीक है, एकदम नया बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शिशु के गैस्ट्रिक रस में रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवजात शिशु के गैस्ट्रिक रस में रेनिन एंजाइम होता है, जो कैसिनोजेन, दूध में कैसिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, जो कैसिनोजेन प्रोटीन को अघुलनशील केसिन में क्या कर बदल कर पाचन में क्या करता है? मदद। देखिए ना, रेनिन लिखा हुआ है, रेनिन एक एंजाइम है और यह एंजाइम बच्चा के गैस्ट्रिक रस में उपस्थित होता है। तो रेनिन और कैसिनोजेन मिलकर केसिन बनाते हैं। इसमें याद रखने वाली बातें मात्र 3 थी। पहला, दूसरा, तीसरा और एक चीज और कि जब भोजन गैस्ट्रिक रस से मिल जाएगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। 4 से 5 घंटा तक भोजन अमाशय में रहेगा, फिर जो भी भोजन गैस्ट्रिक रस से मिल जाएगा उस भोजन का नाम काइम अब हो जाएगा, और पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाते हैं, प्रोटीन पेप्सिन पेप्टोन्स और प्रोटियोज में बदल जाते हैं। नवजात शिशु के गैस्ट्रिक रस में रेनिन पाया जाता है। जब रेनिन कैसिनोजेन से मिलता है, जब रेनिन कैसिनोजेन से मिलता है, जब रेनिन कैसिनोजेन से मिलता है, तब वह केसिन में बदल जाता है और यह केसिन अघुलनशील होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, आगे बढ़े। अगला, गैस्ट्रिक रस में, ठीक है, थोड़ा लाइपेज एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक रस में लाइपेज एंजाइम होता है, जो वसा को, किसको? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। जो लिखा हुआ है वो बस इतना में है, समझिएगा। जब फैट वसा गैस्ट्रिक लाइपेज से मिलता है तब वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। जब फैट गैस्ट्रिक लाइपेज से मिलता है, जब फैट गैस्ट्रिक लाइपेज से मिलता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ड्यूडेनम। नेक्स्ट कौन है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में समझते हैं अब क्या होता है। हो, पहला है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काइम में उपस्थित प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, जो ट्रिप्सिन है ना, जब इसके साथ प्रोटीन मिलेगा ना तो पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड बना देगा। फिर से, जो ट्रिप्सिन है जब वो प्रोटीन के साथ मिलेगा, जब ट्रिप्सिन है प्रोटीन के साथ मिलेगा, पेप्टोन, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। क्लियर है?
तो ट्रिप्सिन, प्रोटीन दोनों मिलकर पेप्टोन्स, प्रोटियोज, पॉलीपेप्टाइड्स। डन डन डन। एक सवाल पूछे 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 पूछे। नवजात शिशु के गैस्ट्रिक रस में क्या पाया जाता है? आप लोग मन में आंसर बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है। हाँ, वेरी गुड। कोई केसिनोजेन बोला? क्या केसिन बोला? नहीं, फिर से। हाँ, कोई रेनिन बोला? जिसने रेनिन बोला वो खुद से अपना 10 नंबर दे दो, और जिसने केसिनोजेन और केसिन बोला ऐसे ऐसे 10-10 बार मारो। क्लियर है? चलिए, तो ट्रिप्सिन जो होता है जब वो प्रोटीन से मिलता है तो पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। ये डेडुनम में हो रहा है। नेक्स्ट, काइमोट्रिप्सिन। क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिन। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन? काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन पाचक एंजाइम कहने का मतलब है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, उसी को बोलते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो कि है कौन? काइमोट्रिप्सिन। जो काइमोट्रिप्सिन से ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय होता है, ट्रिप्सिन के द्वारा ये क्या होता है? सक्रिय। कौन होता है? काइमोट्रिप्सिनोजेन। और प्रोटीन को पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स व प्रोटियोज में क्या कर देता है? बदल देता है। एक चीज दिखाएं, देखिए ना, अगर आप इसको याद कर लिए है ना तो आगे वाला याद हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेप्टोन्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोटियोज। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पॉलीपेप्टाइड्स। आइए ना थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ भी प्रोटीन लिखा हुआ है, यहाँ भी पेप्टोन लिखा हुआ है, यहाँ भी प्रोटियोज लिखा हुआ है, और यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है। अलग कौन हुआ? काइमोट्रिप्सिन। और इसके पहले क्या था? ट्रिप्सिन। तो आपको दो गो समीकरण तो इसी याद हो गया, दो गो रिएक्शन तो इसी याद हो गया, दो गो तो बदल दीजिएगा आप ऐसी कि जब ट्रिप्सिन प्रोटीन के साथ मिलेगा तो पेप्टोन्स, प्रोथियोन्स और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। हाँ या ना? तो जब काइमोट्रिप्सिन हो गया तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है प्रोटीन के साथ मिलके। और देखो ना, और अगर कॉमन लेना है और अगर आसान करता है तो ट्रिप्सिन पहले भी लिखा हुआ था, लिखा हुआ है तो सेम टू सेम था, खाली यहाँ काइमो जुड़ गया जिसके कारण ही पूरा लंबा दिखने लग गया, लेकिन था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये जहां। तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के साथ मिलकर पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। डन डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है लार्ज पेप्टाइड्स के साथ मिलके स्मॉल पेप्टाइड्स में बदल जाता है। और जो एमाइलेज होता है पैंक्रिएटिक एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, और यह पूरा चीज परिवर्तित हो रहा है ड्यूडेनम में। कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट, अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड कौन कौन मिलकर बनाता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनाया। हाँ या ना? बनाया। तो देखिए ना कितना आसान है। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनाते हैं टाइड और साइड, तो नाम होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। डन। अब कुछ कुछ है जो और परिवर्तन होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ, गुड, बहुत तेज है आप लोग बचपन से ना। बाइल जूस और फैट दोनों मिलकर इमल्सिफाइड फैट बनाते हैं। कौन फैट बनाते हैं?
इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के साथ मिलके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। डाइपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइड्स मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं। माल्टेज और माल्टोज दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज लैक्टोज दोनों मिलकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। सुक्रेज और सुक्रोज मिलकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लियोसाइड तीनों मिलकर शुगर और क्या बनाते हैं, बेस। फिर से थोड़ा सा गलती बोल दिए, माफ करिएगा है ना, माफ करिएगा। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तीनों मिलकर शुगर और बेस बनाता है। लाइपेज और डाई मोनोग्लिसराइड मिलकर बनाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा, थोड़ा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें याद करने वाली बातें यही है कि जो बदल रहा है बाइल फैट के साथ इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के साथ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, डाइपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइड्स मिलके अमीनो एसिड, माल्टेज और माल्टोज मिलके ग्लूकोज, लैक्टेज और लैक्टोज मिलके ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सुक्रेज और सुक्रोज मिलके ग्लूकोज और फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तीनों मिलकर शुगर और बेस, लाइपेज और डाई मोनोग्लिसराइड मिलकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए। इस प्रकार ड्यूडेनम में भोजन का पाचन लगभग का हो जाता है, पूर्ण। देखिए अब यहाँ पास हो गया है तो उसका पूरी तरह से अब अवशोषण इलियम में होगा, ठीक है। काइम और अधिक पतला हो जाता है। काइम याद आ रहा है कि जब भोजन गैस्ट्रिक रस से मिलेगा उसको काइम बोलेंगे। जब भोजन गैस्ट्रिक रस से मिलेगा उसको काइम बोलेंगे। जब भोजन गैस्ट्रिक रस से मिलेगा उसको काइम बोलेंगे। काइम और अधिक पतले हो जाते हैं तथा आगे की ओर जेजुनम तथा इलियम में पहुंचते हैं। कहां कहां पहुंचता है? जेजुनम और इलियम में। तो जब काइम जेजुनम और इलियम में पहुंच जाए तो उसको अब हम क्या बोलने लगेंगे? काइल। क्या बोलेंगे? काइल कि दुबराइल? नहीं, काहिल, ठीक है। आइए, तो काइम पतला हो जाता है। पतला हो जाने के बाद वह जेजुनम और इलियम वाले भाग में जाएगा। अवशोषण होने के लिए तो भोजन का अधिकांश अवशोषण जो होता है या पाचन पूरी तरह से जो पूर्ण होता है वह इलियम भाग में होता है। तो जेजुनम तथा इलियम में जैसे ही काइम पहुंचेगा तब अब उसका नाम काइल है। क्या है? काइल। क्लियर है? आगे अगला है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। इंग्लिश में इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अवशोषण समझते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण विलाई की कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विलाई की कोशिकाओं के द्वारा। यह प्रक्रिया सरल विसरण या सक्रिय परिवहन से होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका सरल विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। कौन सा क्रिया? अवशोषण। देखिए यहाँ ABCD करके 4 भाग था, जिसमें पहला था आहार नाल, दूसरा में पाचन ग्रंथि, तीसरा था पाचन के एंजाइम जितना भी पाया गया, और चौथा था अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो कैसे रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण 2 प्रकार से हो रहा है, सरल विसरण के द्वारा और सक्रिय परिवहन के द्वारा। पीछे लिखा हुआ था ये बात, देखिए यह प्रक्रिया मतलब अवशोषण की पूरी प्रक्रिया जो है सरल विसरण और सक्रिय परिवहन से होती है। तो यहाँ पास यही बात लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज का अवशोषण होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होगा, ये कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। ग्लूकोज का अवशोषण या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण 2 प्रकार से।
पहला है सरल विसरण, नहीं सरल, और अगला है सक्रिय परिवहन। क्या होता है सरल विसरण? जब आंत की गुहा में ग्लूकोज की सांद्रता अधिक होती है तो वह कम सांद्रता वाले रक्त में स्वतः क्या हो जाता है? प्रवेश। सिंपल। सबसे पहले समझिए कि विसरण क्या होता है। विसरण में आपको बताया गया होगा, गैस हो, द्रव हो या कोई पदार्थ हो, जब वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, तो उस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। तो विसरण का मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो जब कोई ठोस हो, जब कोई द्रव हो, जब कोई भोज पदार्थ हो या कुछ भी हो, जब वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा तब हम इसको बोलेंगे विसरण। अब यहाँ पास हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का अवशोषण, तो जारी सी बात है कि जो सांद्रता होगा वो ग्लूकोज का होगा। तो क्या यह बात हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का सांद्रता अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है, तब हम इसको सरल विसरण बोलेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का सांद्रता अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले पास जा रहा है तो इसको हम सरल विसरण बोलेंगे? वही बात लिखा हुआ है, आंत की गुहा में ग्लूकोज की सांद्रता अधिक होती है और कम सांद्रता वाले रक्त में स्वतः क्या हो जाता है? प्रवेश। अगला सक्रिय परिवहन। अब इसमें कुछ समझाने का विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवहन में आप जानते हैं कि दो तरह का है, एक तरह से पढ़ा गया है सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय। तो जो सक्रिय होता है उसमें एटीपी ऊर्जा खर्चा होता है और जो निष्क्रिय होता है उसमें एटीपी खर्चा नहीं होता है। तो यहाँ पास लिखा हुआ है सक्रिय परिवहन, नाम में है सक्रिय, तो एटीपी ऊर्जा लगेगा कि नहीं? लगेगा। पढ़ लेते हैं। जब सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ग्लूकोज का परिवहन होता है तो यह ऊर्जा का उपयोग करता है और वाहक अणुओं की सहायता से होता है। ऊर्जा उपयोग कर लिया अगर एटीपी ऊर्जा उपयोग कर लेता है तो उस परिवहन को सक्रिय परिवहन बोलेंगे, और अगर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है तो उसको निष्क्रिय परिवहन बोलेंगे। डन डन डन। लास्ट का कुछ स्लाइड बचा हुआ है, तो जारी सी बात है कि जब आप इतना अच्छा चीज पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथि या पाचन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा बीमारी भी पढ़ लीजिए ना। अरे बायो है, बीमारी पढ़िए ना, है ना। चलिए अगला टॉपिक है आपका प्रोटीन का अवशोषण, और फिर हम यहाँ पास बताएंगे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। लेकिन आप जब ग्लूकोज का अवशोषण पढ़ लिए हैं तो ये दोनों भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, या हो सके इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम सोचे कि पाचन तंत्र संबंधित बीमारी पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई नहीं, पढ़ लीजिए। इसमें उतना जरूरत वाला चीज नहीं है, लेकिन इसमें पहले जो लिखा हुआ है वह आप पढ़ लिए होंगे। जो वो लिखा हुआ था ना कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब अलग अलग प्रकार में बदल जाता है, बस वही है। देखिए प्रोटीन का अवशोषण। अब प्रोटीन का अवशोषण कैसे होगा? पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, पहले लिखा हुआ था अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इनका अवशोषण आंत की बिलाई कोशिका के द्वारा सोडियम आयन के मदद से या सरल विसरण से होता है। सरल विसरण बता दिए क्या था? जब ग्लूकोज अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर जाता है तब। अच्छा, फिर ये रक्त के साथ कहाँ आ जाता है? यकृत में पहुंच जाता है। यह बात आपको पहले से पता थी। नेक्स्ट, वसा का अवशोषण वही वाला है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल रहा था। तो वसा का निम्नीकरण फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में होता है। तो रिएक्शन लिखवाए थे पीछे जो बदल रहा था, है ना, बोले नहीं सब पढ़ा हुआ है। अगला है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण तो आप खुद पढ़े जी, ये तो हम शुरू में पढ़ाए जी कि जब अवशोषण का क्रिया हो जाएगा
तो जीव द्रव में भोजन पहुंचेगा और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। वही बात लिखा हुआ होगा, पढ़ लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और वह शरीर का भाग बन जाता है या कोशिका के जीव द्रव में पहुंच जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। क्लियर है? आइए बीमारी देखते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी। पहला है पी लिया। का नाम है? पी लिया। कितना पी लिया हमको नहीं पता, लेकिन पी लिया। ठीक है, हाँ, खा लिया नहीं, पी लिया। पी लिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। यह बीमारी पाचन ग्रंथि यकृत के संक्रमित या असामान्य होने के कारण होता है। यकृत मनुष्य का पाचन ग्रंथि में सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि, सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि। तो यह बीमारी पाचन ग्रंथि यकृत के संक्रमित या असमान होने के कारण होता है। और बता दे एक बात कि इसमें बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर, ये सफेद भाग, नाखून, त्वचा, ये सब जितना भी होता है पीला पड़ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीलिया बीमारी कैसे होता है, जॉन्डिस कैसे होता है, तो तुम बता देना कि देखो बाबू, तुमको में ना बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ गया है, जिसके कारण तुम्हारा यकृत जो है वो असामान्य हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुमको कौन सा बीमारी हो गया है? पीलिया। हाँ, लेकिन देख के ही नहीं कि आंख उसका पूरा अच्छा सफेद है, त्वचा में कुछ नहीं हुआ है, उसको पेट दर्द कर रहा है, तुम करो ओ माय गॉड दिस इज पीलिया। नो, दिस इज नॉट पीलिया। नेक्स्ट, अतिसार। कौन सार? अतिसार। नाम है डायरिया। कुछ है? डायरिया। यह बीमारी जीवाणु जनित होती है, मतलब जीवाणु के कारण अतिसार होता है, जिसमें आंतों में होने वाली गति, बॉवेल का जो गति हो जाता है वो क्या हो जाता है? असामान्य। और इसमें मल क्या हो जाता है? अत्यधिक पतला। हाँ, शांति भवन जाइएगा, पूरा पानी पानी होने लगेगा। ठीक है, तो मल जो है वो अत्यधिक पतला हो जाता है। कौन बीमारी में? अतिसार में। इसमें होता क्या है? बॉवेल जो होता है वह, उसका गति असामान्य हो जाता है। भोजन अवशोषण की क्रिया भी क्या हो जाती है? कम। भोजन ज्यादा अवशोषित जल्दी हो ही नहीं पाता है, तो मल हो जाता है पूरी तरह से पतला, और इस बीमारी को अतिसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिसार। अगला है कब्ज। आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाने के कारण मलाशय में अपचा भोजन लंबे समय तक रुका रह जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कब्ज। मलाशय में, रेक्टम वाले भाग में जो भोजन होता है बहुत देर तक रुका हुआ रह जाता है, इसी को हम लोग कब्ज बोलते हैं। रुका हुआ है, बाहर आ ही नहीं पा रहा है, बस हाँ वहां पास स्टोर है, वहां पास जमा होते जा रहा है और निकल ही नहीं रहा है। ये तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कब्ज। क्या बोलते हैं? कब्ज। चौथा है अपच। नामे है अपच, माने पचतावा ना। देख लेते हैं। जब भोजन का पाचन पूरी तरह नहीं हो पाता तो पेट भरा भरा महसूस होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? अपच। कुछ खा रहे हो, जल्दी पच ही नहीं रहा है, तो इस बीमारी को बोलते हैं अपच। क्या बोलते हैं? अपच। नेक्स्ट, ऐसा एंजाइमों के स्राव में कमी, मानसिक परेशानी, विषाक्त भोजन या मसालेदार भोजन के सेवन करने से यह बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? अपच। कौन सा बीमारी? अपच। कब होगा? कि एंजाइमों के स्राव में क्या हो गई है? कमी, या आपको कुछ मानसिक परेशानी है कि हो बहुत टेंशन के बात है, अच्छा अच्छा खा रहे हैं फिर भी मल पतला हो रहा है। ठीक है, नहीं, मानसिक परेशानी बहुत तरह का परेशानी हो सकता है। मेंटली प्रॉब्लम जो है, आप लोगों को बस एगो मानसिक परेशानी होगा कि पढ़ नहीं पा रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ हाँ बोल रहे हो सब, पढ़ने पे ध्यान दो बाबू। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो। विषाक्त भोजन से और मसालेदार भोजन के सेवन से होता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं
कि जब आप सब्जी खाइए तो उसको धो के खाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब आप मंचूरियन खा रहे हैं तो उसको बोल दीजिए कि पूरा मंचूरियन धो के हमको दीजिए। मसालेदार कहने का मतलब कम मसाला वाला खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है, कम मसालेदार वाला भोजन खाइए। ज्यादा मसालेदार खाने से ही दिक्कत हो सकता है। ये नहीं कि घरे पनीर का सब्जी बनल है, कढ़ाई मम्मी बना रही थी, ओ माय गॉड मम्मी आप इतना मसाला डाल रहे हैं, आप एक बाल्टी उसमें पानी डाल दिए। फिर उसके बाद जो होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मम्मी क्या करेगी रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अगला है वमन, उल्टी। उल्टी ये हे जो पूरा निगल देना एकदम उल्टी, ये सीधा ना होता है जल्दी उल्टी रहता है। आमाशय में जमा भोज पदार्थ मुंह के द्वारा बाहर निकलते, देख लो बाबू, मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा बाहर आना चाहिए। ये नहीं कि शांति भवन में गए, कोई पूछा कहाँ गया था रे, तो बहुत वमन हो रहा था, नहीं। अगर मुंह के द्वारा वो भोजन बाहर निकल रहा है तब हम इसको बोलते हैं वमन। क्या बोलते हैं? वमन। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वमन। पूरा पेट में से पूरा पूरा कर ले हैं, मुंह बनैले हैं और पूरा ओक दिए पूरा यहीं पास, इस पूरे प्रक्रिया को वमन कहते हैं। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स सेक्शन है ये, जो मेड्यूला के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित। मेड्यूला के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित। ये चैप्टर हो गया गोल और आप लोग रह गए बकलोल, है ना? नहीं ऐसी बोले, मजाक किए। ये पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर मेरे तरफ से पूरा समाप्त हो गया है और कोचिंग के छात्र छात्राओं से आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। बता दें कि छोड़ दें? बता दें, हाँ बोलो भैया, गुड न्यूज़ बता देना चाहिए, है ना? तो जो आप सोच रहे हैं वो गुड न्यूज़ नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका टेस्ट हो सकता है कि हम कल नहीं ले पाए, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी काम से अमेरिका निकलना है, ठीक है? तो कल आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा खुश मत होइएगा, चैप्टर को पूरे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट होगा। हम ये नहीं बोले हैं कि टेस्ट कभी नहीं लेंगे, कल टेस्ट नहीं लेंगे, परसों ले सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद ले सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।